Once again, welcome to this channel and today we will discuss about the topic work and energy. तो ये वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट पार्ट रहेगा. फर्स्ट पार्ट में वर्क क्या है सबसे पहले जान लेते हैं. तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन. जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क फोर्स लगाओगे तो फोर्स जब भी आप अप्लाई करोगे किसी भी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी क्या है, मोशन में आ जाएगी. दैट इज़ द वर्क. मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि हॉर्स पुलिंग अ कार्ट. जब घोड़ा एक कार्ट को खींचता है तो वो मोशन में आ जाता है. सिमिलरली इंजन मूव्स अ ट्रेन. इंजन फोर्स अप्लाई करता है और ट्रेन जो पूरी की पूरी वो क्या है, वो मोशन में आ जाती है. मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. तो यहाँ पे स्टेयर्स नहीं मोशन में आएंगी, मैन ही जो है वो मोशन में रहेगा. अब जैसे कि दो फैक्टर्स हमको बहुत साफ साफ दिख रहे हैं, एक है फोर्स, दूसरा है मोशन. तो अब बात करते हैं कि जो वर्क है वो किन दो मेजरली फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है. मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपने बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करी है. कम फोर्स अप्लाई की है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, उसकी कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, वो वैल्यू जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सेकंड है डिस्टेंस थ्रू विच अ बॉडी मूव्स. अब जो बॉडी है आपके पास जिसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दी, वो बॉडी इस पोजीशन से मूव कर कर नेक्स्ट जो है वो कितने डिस्टेंस तक गई है. तो सो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द सेकेंड फैक्टर. फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द डिस्टेंस इज द फैक्टर. अब देख लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो वर्क का भी हमने पढ़ा, वर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर. सेकंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एक पॉइंट और है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई है जो बॉडी है वो भी उस डायरेक्शन में ही मूव करेगी. ठीक है, तो उस तरफ जो है वो कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है. सो यहाँ पर हम एक फिगर देखेंगे. इस फिगर में फोर्स अप्लाई की है, यहाँ पर फोर्स है F, इनिशियल पोजीशन है ये, और फोर्स जैसे ही अप्लाई हुई बॉडी के आगे मोशन में आ गई और वो फाइनल पोजीशन यहाँ जाकर रुक गई. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है S. सो वी पुट द वैल्यू इन दिस. W वर्क इज इक्वल टू W, फोर्स इज इक्वल टू F. दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द S. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ऑल्सो अब ये बात थी सारी की सारी जब आप बॉडी को ड्रैग कर रहे हो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. पर अगर ऐसा होता है कि बॉडी को आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हो, उससे पहले देख लेते हैं वर्क के यूनिट्स. सो वर्क जो है W, वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल, एंड फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर. सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. यू नो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, ना कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं. सो दिस इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क. नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. जो मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए कंसेप्ट है जब आप बॉडी को मूव कर रहे हो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. अगर आपको ऐसा करना पड़ता है कि कोई बॉडी है उसको मूव कराकर आप अर्थ के सरफेस से बाहर लेके जा रहे हो, अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करा रहे हो, तो तब कितना वर्क जो है वो करना पड़ता है. देखिए यहाँ पर वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी. तो सबसे पहले आपको जो बॉडी है उसका वेट है, ठीक है, वो वेट है प्लस आपने वर्टिकल डिस्टेंस. अगर बॉडी यहाँ पहुँच गई है तो अपनी ये वाला डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, और इस तरीके के जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना मूव किया है वो आपका उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वेट का एंड वर्टिकल डिस्टेंस का. अब देखिए जो वेट है उसमें आपका पास आएगा m इंटू जी. फर्स्टली ये जो बॉडी है इसका मास कितना है. सेकेंडली अब ये जो बॉडी है वो क्या मूव कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है. ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटी का भी इफेक्ट है. तो उस इसलिए m इंटू जी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है h. सो h जो है वो साथ में आएगा. So formula for the work done when the body moves at an angle of direction of the force. ये केस था जब आप बॉडी को मूव कर रहे हो अर्थ के सरफेस से अपवर्ड. थर्ड केस है जिसमें आपके पास वर्क डन जो है वो बिल्कुल ही वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है वर्क. फॉर एग्जाम्पल इन दिस जैसे कि यहाँ पर बॉडी है, ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की और ये फाइनल पोजीशन है.
तो यहाँ पर फोर्स जो है, मान लो ये रस्सी है कोई, इस रस्सी के थ्रू जो है वो इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस s है। सो यहाँ पर इस केस में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए ये जो फोर्स होता है ना, इसको जब आपको डिवाइड करना होता है तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रहता है इस तरफ, मैंने आपको अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस तरफ रहेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वर्क का वैल्यू कितनी रहेगी, f cos थीटा इंटू s। s इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड f cos थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस। सो फर्स्ट केस इसमें आते हैं फर्दर 3 केसेस। फर्स्ट केस है जब आपके पास एंगल क्या है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 जो है उसकी वैल्यू होती है 0। सो टोटल वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अगर कोई आदमी है, ठीक है, वो अपने सर पर सूटकेस लेकर खड़ा है हॉरिजॉन्टली, तो वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो तो वो वर्क कर रहा है, पर अकॉर्डिंग टू साइंस वो काम नहीं कर रहा है। सेकेंड केस है व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। देखिए जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो फोर्स लगती है। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो डिस्टेंस है वो किस तरफ मूव हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो एंगल इज 90 डिग्री, देन वर्क इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पूछा जाए कि सर्कुलर पाथ में कितनी फोर्स, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वर्क कितना होगा, तो सो वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, सो वर्क इज 0। सैटेलाइट मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, दैट इज वर्क इज ऑल्सो 0। नो, व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री, जब फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में एंगल 180 डिग्री है, अब देखिए कोस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। सो यहाँ पर अगर -1 की वैल्यू आएगी तो -4 इंटू डिस्टेंस। सो इन थ्रू दी ये जो 3 केसेस हमने डिस्कस करी, इन 3 केसेस से क्या पता चलता है कि जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो तीनों केसेस जो है वो हमने देख लिए। नेक्स्ट इसके पास टॉपिक है वो है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी है एबिलिटी टू डू द वर्क। आपके पास कितनी एबिलिटी है काम करने की, वही एनर्जी है। देखिए अगर कोई बॉडी के पास एनर्जी है वो तभी क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, काम होगा। सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये सिर्फ इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। थर्ड इज द यूनिट। सो द यूनिट, देखिए यहाँ से बहुत क्लियर है, एनर्जी जो है वो क्या है, इज द अमाउंट ऑफ द वर्क। आप कितना काम कर रहे हैं, जितना काम करोगे वो डिपेंड किस पे करेगा, एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा काम। सो द ऐसा यूनिट इज द जूल, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, एंड द 1 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, तो इसमें से मेजरली हम जो डिस्कस करेंगे ओनली 2 एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अलावा केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। सो इस वीडियो में इतना ही है, और इसका सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।